हेलो स्टूडेंट्स, रूट बेस्ड इज़ माय यूट्यूब चैनल। इसमें आपका स्वागत है और मैं हूं एस.के. रंजन और आप देख रहे हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट एंड लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो जनवरी 2023 से लेकर के मई 2023 तक का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले पेपरों के लिए, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के जो पेपर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसका पार्ट फर्स्ट मैं पहले करवा चुका हूँ, तो अगर जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट जा करके देख ले। जितने भी करंट अफेयर्स हमने करवाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हमने पूरी कोशिश करी है कि हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से करवाएं ताकि आसानी से आपको याद हो सके। वो ज़्यादा याद करने की जरूरत ना पड़े, आप भूल ना पाए जल्दी। ट्रिक्स अगर आपके मन में एक बार आ जाता है तो आप जल्दी इसको भूल नहीं पाएंगे। ये उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे हैं और उनको क्या है कि समझ में जल्दी नहीं आता, तो ट्रिक्स के माध्यम से उनको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पूर्वोत्तर के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब विवाद की वजह से बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए? आजकल ये न्यूज में भी चल रहा था। ठीक है, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बहुत बड़ी विवाद हो गई थी, गवर्नमेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और वहाँ पे जो पब्लिक है उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। ठीक है, तो ये बराबर न्यूज़ में रहा है। ठीक है, बड़े पैमाने पे दंगे भड़क जाते हैं कहाँ पे? पूर्वोत्तर के राज्यों में। अब पूर्वोत्तर के राज्यों का नाम बताना है। क्या बताना है? पूर्वोत्तर के राज्यों का नाम बताना है, वो कौन सा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, एक टॉपिक है यहाँ पे विवाद की वजह। अब देखो बच्चों, आजकल क्या है, विवाद की सबसे बड़ी वजह क्या बनती है? विवाद की सबसे बड़ी वजह बनती है पैसे। ठीक है, मनी की वजह से, मतलब परिवार में हो, दोस्तों के बीच हो, इधर उधर हो, मतलब सबसे बड़ी वजह की बात अगर करें तो वो है मनी। तो यानी मनी की वजह से विवाद क्रिएट होती रहती है आजकल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। हमने इस चीज को ट्रिक से बताने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसका आंसर है मणिपुर। यानी पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है जहां पे अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब में क्या है, विवाद की वजह बनी थी। ठीक है, तो उसका आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पति पत्नी के बीच सुलह की गुंजाइश न रहने पर सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस आर्टिकल्स के तहत तलाक को तुरंत मंजूरी दे सकता है? ठीक है, पति पत्नी के बीच अगर सुलह की कोई गुंजाइश ना हो, इसका एक टाइम पीरियड भी होता है, 6 मंथ का होता है। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, वैसे आप समझ लो 6 मंथ का होता है। अगर उनके बीच अगर सुलह ना हो पाए, सुलह की गुंजाइश नहीं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसको तलाक की तुरंत मतलब मंजूरी दे देती है। ठीक है, एग्रीड हो जाती है। तो कौन से संविधान के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत देती है? तो चलो इसको ट्रिक्स के माध्यम से करते हैं। देखो, पहले क्या था, स्कूलों में बच्चे क्या बोलते थे, लड़का हो लड़की हो, स्कूल कॉलेजेस कहीं भी 143। अब 143 का क्या मतलब होता था? आई लव यू। ठीक है, वैसे नॉर्मल है, कोई आर्टिकल्स नहीं है। 143 जैसे फिल्मों में भी आता रहता था, आई लव यू, इसका मतलब होता था आई लव यू। अब देखो 143 के तहत क्या हो जाता था? प्यार हो जाता था। क्या हो जाता था? प्यार हो जाता था। तो जब प्यार कम होगा तो क्या हो जाएगी? तलाक हो जाएगी। ठीक है, प्यार कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? तलाक हो जाएगी। तो इसको कम कर लो। तो आर्टिकल्स कौन सा था? आर्टिकल्स कौन सा है इसमें? तो आर्टिकल्स है आपका 142, यानी आर्टिकल 142 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? तलाक की तुरंत मंजूरी दे सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कर लेना आप इसको अच्छे से, याद कर लेना। इस ट्रिक्स को ध्यान रखना, इस ट्रिक्स के माध्यम से इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, के नए अध्यक्ष और परमाणु विभाग के सचिव, ठीक है, एक तो अध्यक्ष भी और एक सचिव भी, ठीक है, एक तो चेयरमैन और दूसरा सेक्रेटरी, किसे नियुक्त किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव किसे नियुक्त किए हैं? अब भैया इसको ट्रिक्स के माध्यम से करते हैं। एक तो अध्यक्ष भी बना दिया गया उसी को, और एक क्या बना दिया गया? सचिव भी बना दिया गया, चेयरमैन भी बना दिया गया और सेक्रेटरी भी बना दिया गया। अब ये जो पोस्ट की लालच है, ठीक है, ये किसको होती है? ज्यादातर लालच, मोह, जिसके अंदर ज्यादा होता है उसी को ज्यादा पोस्ट मिलते हैं, या पोस्ट के लिए व्याकुल रहता है। जैसे सब लोग गवर्नमेंट जॉब या किसी न किसी चीज की मोह तो रहती है, जब जाकर के वो चीजें मिल पाती है। तो मोह से ध्यान आया ए के मोहंती, इसका नाम है ए के मोहंती। अब मोह है, डबल डबल पोस्ट मिला है। बस ये ट्रिक्स के लिए हमने ऐसा बोला था, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिक्स के लिए हमने बोला था कि इनको अध्यक्ष भी बना दिया गया और इसको सचिव भी बना दिया गया। किसको बना दिया? ए के मोहंती। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट डाले हैं। ठीक है, काफी मेहनत करी हमने, एनालिसिस किया है, फिर हमने डाला है और इसको ट्रिक्स के माध्यम से आपको करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि आपको ज्यादा याद ना करना पड़े। ओके, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन है?
अब है यहाँ पे है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक्सेप्ट करने वाली यानी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ट्रिक्स के माध्यम से करते हैं। यहाँ पे है डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसी तो आजकल सबको चाहिए होती है, डिजिटल करेंसी सबको चाहिए होती है, ठीक है। जनरल लोगों को चाहिए होती है कि आजकल देखते ही हो पेटीएम है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सबको चाहिए। अब सबको चाहिए से क्या होगा? यहाँ पे रिलायंस जनरल, यानी जनरल लोगों को चाहिए ये, ठीक है। तो ये जनरल से ध्यान रखना, ठीक है। CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन है? तो आपको ये ध्यान, समझ जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि सर ने बताया था कि डिजिटल करेंसी किसको चाहिए? तो जनरल लोगों को चाहिए। तो जैसे ही आप जनरल देखना, फट से आप इसको टिक कर देना। क्लियर है? ओके, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन किया? NCLT में आवेदन किया, किस चीज़ के लिए आवेदन किया? तो खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, दिवालिया इंग्लिश में कहते हैं इंसॉल्वेंसी। अब दिवालिया घोषित, दिवालिया कौन होता है? तो मान लो कि काफ़ी लंबे समय तक, उस समय से कई ईयर्स से क्या होता है, कंपनी को जब लगातार लॉस होती रह चली जाती है, उस केस में भी दिवालिया हो सकता है। दूसरा नंबर इसका केस है कि कंपनी दिवालिया होती है जब उसकी एसेट से कई ज़्यादा गुना, एसेट से कई ज़्यादा गुना क्या होती है, लायबिलिटीज़ हो जाती है, और उस लायबिलिटी को पे नहीं कर पाता है, तो कंपनी को दिवालिया घोषित कर दी जाती है। अब दिवालिया घोषित करने का काम कौन करती है? तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक्ट। एक चीज़ और जान लेते हैं कि कंपनी अधिनियम कौन कौन से हैं। कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो एक हुआ था 1956 में, ठीक है। और उसके बाद लेटेस्ट जो कंपनी अधिनियम है वो है आपका 2013। अब इसके तहत 2013 के तहत जो है NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था, और इसके जो सेक्शंस है वो सेक्शन है 208 सेक्शन के तहत, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 208 के तहत जो है NCLT का गठन हुआ था। और NCLT का काम क्या होता है कि कंपनी के ऊपर नज़र रखना है, ठीक है। और अगर कोई दिवालिया वगैरह के लिए आवेदन करता है तो उस पर जांच पड़ताल करके उसको दिवालिया घोषित करने का काम करती है। आपको पता ही है कई सारी बड़ी कंपनियां जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई है, दिवालिया घोषित हो गई थी। जैसे आपको पता ही है जो यहाँ से भाग गए, नाम नहीं बताऊंगा, जो अपने देश से भाग गए दूसरे देश में, ठीक है, वो दिवालिया घोषित कर दिए गए थे। तो NCLT, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब मान लो कोई दिवालिया हो जाता है, यानी लायबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले भगाते हैं, गो पहले भगा देते, भागो भागो, क्यों? दिवालिया हो गए, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। आंसर होगा गो फर्स्ट। एयरलाइंस का नाम क्या है? गो फर्स्ट, ठीक है। उस भारतीय एयरलाइंस कंपनी का नाम क्या है जो खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT में आवेदन किया? तो उसका नाम है गो फर्स्ट। अब क्वेश्चन इसके अलावा भी हमने आपको समझा दिया कि कंपनी अधिनियम कौन कौन सी है। तो एक तो 1956 में कंपनी अधिनियम बना था, ठीक है, उसमें अंग्रेजों के बहुत सारे कानून थे। तो बाद में 2013 में इसको अमेंड किया गया और नया जो अधिनियम है वो लाया गया 2013 में, जिसमें कि NCLT बना था अंडर सेक्शंस 208। इसके पावर आगे बढ़े थे, फिर NCLAT बना था, वो 2010 के अकॉर्डिंग बना था, ठीक है, सेक्शन 210 के अकॉर्डिंग बना था। तो इस टाइप से है। तो ये जो है कंपनी का नाम क्या है? गो फर्स्ट, जिसको दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन किया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के पूर्व नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड और सिल्वर स्टार से सम्मानित किया? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, इसमें क्या क्या मिला था? गोल्ड और सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया था। बस इसको ट्रिक से समझना बहुत आसान है, ट्रिक से समझना बहुत आसान है। आपको पता है राइजिंग सन सबसे पहले कहाँ आती है? सन कहाँ राइज होती है? तो आपको पता है, अगर देश का नाम बताएं तो सबसे पहले आते हैं जापान में। कहाँ आती है? जापान में। इसका आंसर होगा जापान। रिपीट करते हैं, किस देश ने भारत के पूर्व नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार से सम्मानित किया? तो आंसर हो जाएगा जापान, क्योंकि राइजिंग सन सबसे पहले राइज कहाँ होता है? सन जापान में। क्लियर है? इसका आंसर ये है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य एशिया के किस देश में संविधान के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? देखो इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है, जैसे क्वेश्चन किसी और तरीके से भी कर सकता है कि मध्य एशिया के किस देश में संविधान के लिए हुए जनमत संग्रह में
भारत से किसे आमंत्रित किया गया, तो इसमें ऑप्शंस भी अलग अलग दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का नाम दे देंगे, राष्ट्रपति जी का नाम दे देंगे, गृह मंत्री जी का नाम दे देंगे, है ना, चुनाव आयोग भी दे देंगे। तो ये भी आप ध्यान रखना कि किसको बुलाया था, चुनाव आयोग को बुलाया था। वैसे भी जनमत संग्रह है तो चुनाव आयोग को बुलाया था, तो उस देश का नाम बताना है। तो जब भी हम किसी को क्या करते हैं, बुलाते हैं, तो क्या कहते हैं, उससे बुला लेना, उससे बुला लेना, उससे बुला लेना। उससे से ध्यान आया उज्बेकिस्तान। क्या नाम है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो मध्य एशिया का वह देश है जहां पे संविधान के लिए क्या हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था। उसमें भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया था, यानी इलेक्शन कमीशन को आमंत्रित किया गया था। उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, उसी से याद रखना, उज्बेकिस्तान। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, हाथ स्वच्छता दिवस। अब मेरे पास कितनी उंगलियां हैं, ये हाथ है, हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5, तो 5 मई, 5 मई। बड़ा आसान ट्रिक्स है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत हमने इसको आसानी से ट्रिक्स से बताया हमने। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो हाथ में कितनी उंगलियां होती है, 5, तो 5 मई। मेरे हाथ में कितनी है, 5, आपके भी में भी है, तो 5 मई। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। रंजीत गुहा का 100 साल की उम्र में क्या हो गया, 100 ईयर में निधन हो गया 28 अप्रैल 2023 को। वे क्या थे? अब रंजीत गुहा का निधन हो जाता है 100 वर्ष की उम्र में। अब जाहिर सी बात है कोई फेमस पर्सन ही रहे होंगे, ऐसे तो नाम आएंगे नहीं। ठीक है, जनरल लोगों के नाम आते नहीं, कुछ फेमस ही पर्सन होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना। इसको ट्रिक्स के बेस से करते हैं। ठीक है, ट्रिक्स के बेस पे करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करते हैं देखो। अब यहाँ पे क्या है, रंजीत, ये हटा दो। ठीक है, रंजीत, महाराजा रंजीत सिंह पधार रहे हैं, सुना होगा आपने, महाराजा रंजीत सिंह पधार रहे हैं। तब क्या हो जाते थे, ऐसे हो जाते थे। तो महाराजा, राजा महाराजा की बातें कहाँ होती है, इतिहासों में होती है। इसका आंसर होगा इतिहासकार, इतिहासकार। ठीक है, तो रंजीत गुहा का 100 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया 28 अप्रैल 2023 को। वो क्या थे, तो इतिहासकार। इसको कैसे याद रखना है, हमने बताया था, ये ज्यादा अच्छे वर्ड्स लग नहीं रहे, इसको हटा दो। ठीक है, रंजीत, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह पधार रहे हैं। और महाराजा वगैरह की बातें कहाँ होती है, राजा महाराजा की, इतिहासों में, यानी वो इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और इस पार्ट्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या है कि 10 क्वेश्चन के पार्ट्स आएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। देखना आपके नेक्स्ट जो पेपर आने वाले हैं उसमें कितना बेनिफिशियल होता है। इसके कई सारे हम पार्ट्स डालेंगे, फिर थोड़े समय बाद इसको क्या करेंगे कि 50-100 क्वेश्चन का एक सीरीज ले लेंगे इन्हीं का, और उसको आपको वापस रिवीजन करवाएंगे। देखना आपसे एक भी करंट अफेयर्स के सवाल पेपर में नहीं छूटेंगे, पूरे 100% सही होंगे आपके करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसे मिला? बेस्ट डायरेक्टर, देखो जी, हमारा तो काम है यहाँ पे ट्रिक्स के बेस से करवाना, आपको याद करवा देना चीजों को, यहीं के यहीं याद करवा देना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं, रिपीट करते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसे मिला? अब जो बेस्ट डायरेक्टर होंगे, पता ही है फिल्मों में जो डायरेक्टर होते हैं, खासकर बेस्ट डायरेक्टर क्या करवाते हैं, हीरो हीरोइन से लीला करवाते हैं। क्या करवाते हैं, लीला करवाते हैं। लीला तो आपको पता ही होगा, लीला से ध्यान आया, संजय लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली। ठीक है, लीला से क्या बेस्ट डायरेक्टर क्या करवाते हैं, लीला करवाते हैं हीरो हीरोइन से। देखते हो कितनी लीलाएं करवाती, पता नहीं क्या क्या करवा डालते हैं, बाद में फिर कट करवाने पड़ते हैं इनको। तो नाम है संजय लीला भंसाली, जिसको 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन की जो पार्ट 2 है, ये सीरीज पार्ट 2 ये आपका खत्म होता है। इसको अच्छे से लर्न कर लेना, वापस एक बार रिपीट कर लेना, और जैसे जैसे मैंने आपको इसमें ट्रिक्स बताया है उसके बेस पे आप उन चीजों को एक बार एनालाइज कर लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और पेपर में 1 से 2 सेकंड में आप सही कर दो। ओके, ठीक है, डन। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो था NCLT था, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक क्वेश्चन था, जिसमें कि किसी कंपनी को दिवालिया घोषित करने की बात की गई थी, जिसका हमने आंसर बताया था गो फर्स्ट। उसमें थोड़ा सा समझाया था, 2 अधिनियम है, कंपनी अधिनियम है, एक तो 1956 है और एक है 2013 है। ठीक है, तो अब ये चल रहा है 2013 का। इसमें हमने बताया था कि इसके अंदर सेक्शन है, इसके
जो एनसीईआरटी के का जो हुआ था, प्रावधान हुआ था एनसीईआरटी का, इसमें सेक्शन है 408 है। इसमें सेक्शन कौन सा है? 408 है। तो मैंने गलती से 208 कर दिया था, तो आप यहाँ पे 408 कर लेना, ठीक है। इसके बेस पे इसकी